तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो। और आज का ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आईसीटी का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आईसीटी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेट। इसके बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये इंटरनेट होता क्या है। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से इंटरनेट की शुरुआत हुई, आज हमारे पास जो नेटवर्क पहुंचता है, जो इंटरनेट पहुंचता है, ये किस तरीके से पहुंचता है। ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट को काम करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को काम लिया जाता है, इन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बारीकी से हम समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट की। देखो, इंटरनेट की सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई थी? आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता होगा कि आखिरकार ये जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहां से हुई थी। ठीक है, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है, जस्ट एक मिनट का वेट करो। देखो, सबसे पहले तो आपको इस इंटरनेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इंटरनेट की फुल फॉर्म। यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। जब हमने फुल फॉर्म की क्लास ली थी उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था इंटरनेट की फुल फॉर्म। देखो, जो इंटरनेट शब्द है उसकी जो फुल फॉर्म है, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो ये होती है एन इंटरकनेक्टेड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप सभी को इसकी फुल फॉर्म अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि भाई इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इंटरनेट की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इंटरनेट तो खुद एक पूरा शब्द है। इंटरनेट जो शब्द वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है इंटर, ठीक है, और दूसरा है नेट। ठीक है, इन दो शब्दों से किसकी उत्पत्ति हुई है? इंटरनेट की हुई है। आप यहां से समझ सकते हो, इंटरनेट जो शब्द है इन दो शब्दों से बना हुआ है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनेट की फुल फॉर्म हुई। आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो इंटरनेट है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है अंतरजाल। देखो, इंटर का मतलब क्या है? अंतर। और नेट का मतलब क्या है? जाल, घोंसला। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? ये इंटरनेट बन गया। तो ये जो इंटरनेट की फुल फॉर्म है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए सभी के सभी कैंडिडेटों को कि ये इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि यहाँ से बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है। और यदि ये क्वेश्चन बनेगा और इसको यदि आप गलत कर दोगे तो ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बेसिक, भाई क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बने ही, आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे इंटरनेट की फुल फॉर्म हो गई। अब इंटरनेट की जो शुरुआत है ना वो सबसे पहले कहां से हुई थी? अमेरिका की सेना से हुई थी। कहां से?
अमेरिका की सेना से। अमेरिका की जो सेना थी उसको युद्ध के दौरान ये आभास होता था, ठीक है, कि भाई संचार सही ढंग से नहीं है, संचार व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। तो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका की सेना ने की थी युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा की गई थी। अब युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था का सुरक्षित रहना जरूरी क्यों है? भाई इंटरनेट युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था का सुरक्षित रहना इसलिए जरूरी है ताकि पता चलता रहे कि ओवरऑल स्थिति क्या हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर बैठकर देख रहे हैं युद्ध को कि कौन लड़ रहा है और कौन जीत रहा है, कौन मर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वो यहाँ पर वहां पर जाकर देखेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। तो इनको युद्ध की हर एक छोटी छोटी अपडेट किसके माध्यम से मिलती रहती है? इंटरनेट के माध्यम से मिलती रहती है। आजकल जब इंटरनेट नहीं था ना तब ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध के हालात क्या चल रहे हैं, इसके बारे में जो बड़े अधिकारी थे उनको बहुत बाद में पता चल पाता था, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब तक बड़े अधिकारियों को पता चल पाता था और वो जो डिसीजन देते थे वो डिसीजन वापस सेना तक पहुंचता था, तब तक बहुत बुरे हालात हो चुके होते थे सेना की। तो ये एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिका के सेना ने किसकी शुरुआत की? इंटरनेट की शुरुआत की। जैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई तो युद्ध की जो सिचुएशन थी वो तुरंत बड़े अधिकारियों तक पहुंचने लग गई और बड़े अधिकारियों के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते थे वो डिसीजन तुरंत बहुत फास्ट स्पीड से किसके पास पहुंचने लग गए? सेना के पास पहुंचने लग गए। तो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी सेना के द्वारा युद्ध में संचार व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए रखने के लिए की गई थी। अब देखो इसके अलावा 1969 में अमेरिका की जो रक्षा विभाग है, ठीक है, अमेरिका का रक्षा विभाग जिसका नाम है अर्पा, ठीक है, अर्पा। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका नाम है अर्पा। अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है? अर्पा का फुल फॉर्म है। तो 1969 में 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की जो एजेंसी थी अर्पा, उसके द्वारा अर्पा नेट की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? अर्पा नेट की शुरुआत की गई। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि नेटवर्क या इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कौन सी कंपनी के द्वारा या कौन से विभाग के द्वारा किया गया था? तो वो थी अर्पा। 1969 में अमेरिका का जो रक्षा विभाग था जिसका नाम अर्पा था, उसने सबसे पहले अर्पा नेट की शुरुआत की। अर्पा नेट का जो उद्देश्य था वो था आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना था। भाई अर्पा नेट का जो मुख्य उद्देश्य वो केवल ये था कि जब आपातकालीन स्थिति हो, जब आपात की स्थिति हो तो आपस में सही ढंग से संपर्क स्थापित किया जा सके, ठीक है। सही ढंग से संपर्क किस किस के मध्य? सेना के बीच में और बड़े ऑफिसरों के बीच में। तो सेना और बड़े ऑफिसरों के बीच में युद्ध के हालात या आपात स्थिति में बहुत ही तीव्रता से सही ढंग के संपर्क स्थापित करने के लिए अर्पा नेट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा। NFS, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF, इसको हम क्या कह सकते हैं? NSF भी कह सकते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो 1980 में NSF ने क्या किया? कुछ बहुत हाई स्पीड के जो कंप्यूटर थे इनको आपस में जोड़ा, ठीक है। 1980 में NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ बहुत हाई स्पीड के कंप्यूटर्स थे उन सभी को आपस में जोड़ा और इन सभी को आपस में जोड़कर उसने एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क का नाम था NSF नेट। क्या नाम था? NSF नेट था, ठीक है। तो NSF नेट की शुरुआत किसने की? NSF ने की। NSF नेट की शुरुआत कब हुई? 1980 में हुई। किस तरीके से हुई? सिंपल सा तरीका था, कुछ हाई स्पीड के कंप्यूटर थे उनको आपस में जोड़ दिया गया, उनसे एक नेटवर्क बना, उस नेटवर्क को क्या कह दिया गया?
NSF नेट कह दिया गया। ठीक है भाई, ये अब तक का सबसे बड़े पैमाने का नेटवर्क था। ठीक है, वर्तमान समय का ये सबसे बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीकी को बहुत ही बड़े लेवल पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क था जिसमें सबसे पहले इंटरनेट की तकनीकी का प्रयोग किया गया था, तो वो कौन सा था? NSF नेट था। NSF नेट था जो सबसे पहला ऐसा नेटवर्क था जिसमें सबसे पहले इंटरनेट की तकनीकी का प्रयोग किया गया था और ये एक पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए सभी के सभी कैंडिडेटों को। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। 1991 की बात है, 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NREN होता है। ठीक है, NREN, नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। N का मतलब नेशनल हो गया, R का मतलब रिसर्च हो गया, E का मतलब एजुकेशन हो गया और N का मतलब नेटवर्क हो गया। तो 1991 में NREN, नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना की गई। NREN का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल था शोध एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए हाई नेटवर्क स्थापित करना। अब जो 1991 में, ठीक है, जो 1991 में NREN जो नेटवर्क आया था भाई, NREN नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में की गई थी। और ये जो NREN जो नेटवर्क था इसका मुख्य उद्देश्य था रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, उन तमाम सूचनाओं को बहुत ही हाई स्पीड के साथ क्या करना? ट्रांसफर करना। ठीक है, सपोज डेट कोई रिसर्च करने वाला कैंडिडेट कहीं पर बैठकर रिसर्च कर रहा है, तो इस नेटवर्क का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि यदि वो कैंडिडेट कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठकर यदि वो रिसर्च कर रहा है, तो उसका रिसर्च पूरी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठा वो इंसान जो उसको देख सकता है, जो इंटरनेट के माध्यम से उस रिसर्च को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो जो 1991 में NREN नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी, जो स्थापना हुई थी, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि शोध और शिक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से और बहुत ही हाई स्पीड के साथ प्रत्येक नेटवर्क तक या प्रत्येक कैंडिडेट तक क्या किया जाए? संप्रेषित किया जाए। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहला जो 1969 में अर्पा कंपनी के द्वारा या अर्पा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अपरा नेट की शुरुआत की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना। उसके बाद 1980 में NSF नेट की शुरुआत हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या करना? जो NSF नेट था इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ हाई स्पीड के कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर एक बहुत बेहतरीन तरीके का क्या करना? नेटवर्क स्थापित करना। उसके बाद 1991 में NREN, नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था शोध एवं शिक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, हाई स्पीड से क्या करना? ट्रांसफर करना। इंटरनेट को सूचनाओं का सुपर हाईवे कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ सुपर हाईवे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ सुपर हाईवे हम किसको कहते हैं? सूचनाओं का सुपर हाईवे किसको कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सूचनाओं का जो सुपर हाईवे वो हम इंटरनेट को कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। अब तक हम दुनिया के बारे में बात कर रहे थे कि दुनिया में नेट की शुरुआत कैसे हुई, इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई पूरी दुनिया में। अब हम बात करते हैं अपने भारत के बारे में कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। भारत में इंटरनेट सेवाओं का जो प्रारंभ है वो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 में की गई थी। बाय 1995 में, आपको डेट भी याद होना चाहिए, 15 अगस्त। ठीक है,
तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ हुआ। ये सेवाओं का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा। ठीक है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किया गया। ज्यादातर इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। ठीक है भाई, जितनी भी इंटरनेट की सेवाएं हैं वो ज्यादातर किस पर काम करती है? क्लाइंट और सर्वर के मॉडल पर काम करती हैं। अब क्लाइंट सर्वर का मॉडल क्या होता है? आप खुद सोचो एक बार कि सर्वर क्या हो सकता है आपके अनुसार, और आपके अनुसार क्लाइंट क्या हो सकता है। हम सामान्यतः बहुत सारी बार ये शब्द सुनते हैं, सर्वर और क्लाइंट। क्लाइंट वो होता है जो सामान खरीदने वाला होता है, सर्वर वो होता है जो बेचने वाला होता है। ठीक है, ये आप सपोज दैट ये एक नेटवर्क है, जहां से आपने कोई सूचना भेजी। ठीक है, यहां से आपने क्या की, कोई सूचना भेजी और ये इस कैंडिडेट तक पहुंची, तो यहां पर ये था क्लाइंट। ठीक है, इस क्लाइंट तक आपकी सूचना पहुंची है और आप कौन थे? सर्वर थे, आपने ये सूचना भेजी थी। ठीक है, तो जो सूचना को प्रेषित करने वाला होता है, जो भेजने वाला होता है, जो सेंडर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। जो फाइल को, सूचना को रिसीव करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इंटरनेट से जुड़ने के कुछ माध्यम हैं, इनके बारे में आपको कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। ये वो कुछ मीडियम है जिनके माध्यम से आप इंटरनेट के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट के साथ आपस में बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो टोटल माध्यम है, जैसे डायल अप कनेक्शन हो गया, DSL हो गया, केबल हो गया, उपग्रह हो गया, मोडेम हो गया, ISDN हो गया। मतलब टोटल कुल मिलाकर ये 6 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किससे? इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट से जुड़ने के टोटल कुल मिलाकर 6 माध्यम हैं, जिसमें एक डायल अप कनेक्शन हो गया, दूसरा DSL हो गया, तीसरा केबल हो गया, चौथा उपग्रह हो गया, पांचवा मोडेम हो गया और छठा ISDN हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायल अप कनेक्शन क्या है, इसको समझते हैं। इसके अलावा ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, इंटरनेट कनेक्शन वो अलग अलग प्रकार का होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला इंटरनेट की सेवा, दूसरा मोडेम और तीसरा वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें एक इंटरनेट सेवा है, दूसरा मोडेम है और तीसरा वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इंटरनेट सेवा, मोडेम और वेब ब्राउजर, ये 3 ऐसी जरूरतें हैं जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये तीनों नहीं है तो हम किसी भी हाल में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम इंटरनेट को केवल और केवल तब ही एक्सेस कर पाएंगे जब हमारे पास ये तीनों होंगी। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि सबसे पहले डायल अप कनेक्शन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, डायल अप एक सेवा है जो एक मानक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब देखो यहां पर समझना है, जो डायल अप है वो क्या है? एक सर्विस है, एक सेवा है जो एक मानक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भाई जो डायल अप कनेक्शन है ये एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करवाता है। ठीक है, केवल किसके माध्यम से? एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करवाता है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। जो डायल अप कनेक्शन है ये सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें कंप्यूटर से जुड़ने के लिए
फोन लाइन या टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। तो डायल अप कनेक्शन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि डायल अप एक सेवा है जो एक मानक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें कंप्यूटर से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट बताओ कि यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, सभी के सभी कैंडिडेटों को। ठीक है, उसके बाद हम DSL के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये DSL क्या है भाई? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन इसकी फुल फॉर्म है। DSL का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म है। यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। क्या एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है? यह डायल अप से बहुत तीव्र है। इसकी जो स्पीड है वो डायल अप कनेक्शन की तुलना में ज्यादा तेज होती है। DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, जिस तरीके से हम डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मोबाइल फोन या टेलीफोन लाइन के माध्यम से DSL में भी इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। यह प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, जिसको हम पोर्टस कहते हैं, इसके ऊपर आधारित है। तो जो DSL है ये पोर्टस के ऊपर आधारित है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, जो कि मूलतः कॉपर के तार का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो DSL है ये पोर्टस पर आधारित है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस के ऊपर आधारित है, जो कि मुख्यतः कॉपर के तार का बना हुआ होता है। DSL सामान्यतः दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो इसका जो प्रकार है उसका नाम है ADSL, दूसरा है SDSL। ठीक है, ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SDSL का फुल फॉर्म होता है सिनेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ADSL और SDSL क्या होता है। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, SDSL सिनेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब ये ADSL क्या है? इसकी जो बैंड विड्थ है दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर के लिए बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है, जिस कारण डाउनलोड की गति कई गुना बढ़ जाती है। अब देखो प्यारे साथियों, जो ADSL है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें जो बैंड विड्थ है उसकी जो दिशाओं दोनों, इसकी जो बैंड विड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। ADSL की जो बैंड विड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर के लिए एक बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है, जिसके कारण डाउनलोड की जो गति है कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। SDSL के बारे में डिस्कस करें, सिनेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में, इसकी जो बैंड विड्थ है दोनों दिशाओं में एक होती है। भाई ADSL की जो बैंड विड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है, जबकि SDSL की जो बैंड विड्थ दोनों दिशाओं में एक होती है। इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही डाटा ट्रांसफर की गति समान होती है। अब ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, जो ADSL है इसमें डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर करने की जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, और ध्यान रखना जो ADSL है इसमें डाउनलोड करने की जो स्पीड है ना वो अपलोडिंग स्पीड की तुलना में ज्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ADSL में डाउनलोड करने की जो स्पीड है वो अपलोड करने की स्पीड की तुलना में कहीं गुना ज्यादा होती है, जबकि SDSL में डाउनलोड करने और अपलोड करने दोनों की जो स्पीड है वो बिल्कुल एक समान रहती है, बिल्कुल बराबर रहती है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बाकी का पढ़ेंगे कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।